Hello students, here I am your science teacher Vandana Singh from GIC दोजा बागपत। आज हम कक्षा 10 NCERT का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। धातु क्या होते हैं? व्हाट आर द मेटल्स? धातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुओं को हम धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। उदाहरण हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अधातु नॉन मेटल्स जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है और अधातुओं के उदाहरण हैं आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर। स्टूडेंट्स, धातु और अधातुओं में कुछ प्रमुख अंतर हैं और अंतर के आधार दिए हुए हैं, जिससे भौतिक अवस्था, चमक, विद्युत और उनकी ऊष्मीय सुचालकता कैसी है, उनकी विलयता कैसी है। तो फर्स्ट है हमारा भौतिक अवस्था। धातुएं प्राय ठोस होती हैं, लेकिन पारा इसका अपवाद है। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सेकेंड है चमक। धातुओं में एक तरीके की धात्विक चमक पाई जाती है जिसे मेटेलिक लस्टर कहते हैं। अधातुओं में इस तरह की कोई चमक नहीं होती, लेकिन यहाँ इसके दो अपवाद हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट। थर्ड है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। हम सभी जानते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है। आघात वधर्णीयता और भंगुरता। जो धातु होती है ये आघात वधर्णीय होती हैं। इसका मतलब ये है कि हथौड़े से पीटकर इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो आघात वधर्णीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। अगर हम इन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो ये टूट जाती हैं भंगुर होने के कारण। सेकेंड है इसका तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण है कि हम उन्हें लंबे तारों में खींच सकते हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, हमें पता है, जिन्हें हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है। कुछ ठोस अधातुएं जैसे कि सल्फर और फास्फोरस मृदु होती हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको चाकू द्वारा भी काटा जा सकता है, जबकि हीरा जो है वो कठोर होता है। सोने की पन्नी उसके आघात वधर्णीयता के गुण के कारण ही संभव हो पाती है। आघात वधर्णीयता का गुण पीट कर हम उन्हें पतली चादरों में बदल लेते हैं। ये सोने की पन्नी यहाँ पर दी हुई है। सोना जो है वो आघात वधर्णीयता का गुण और तन्यता दोनों का गुण ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि पतली सोने की पन्नी भी बनाई जा सकती है और लंबे तार खींचे भी जा सकते हैं। इसी गुण के कारण सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉपर है, कॉपर के तार खींचे गए हैं, ये इसके तन्यता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। सामान्यतः धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका हमारे पास उदाहरण है लोहा, 1535 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक होता है, जबकि अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। इसके कुछ अपवाद हैं, कार्बन है, बोरोन है, सिलिकॉन है। अधिकांश धातुओं के जो घनत्व है वो उच्च होते हैं। उदाहरण है हमारे पास गोल्ड, सिल्वर। और अधातुओं के जो घनत्व है निम्न होते हैं सामान्यतः, जनरली। ध्वनि। धातुओं को जब हम दूसरे धातुओं के साथ उन्हें टकराते हैं, ठोकते हैं, तो एक विशिष्ट तरीके की ध्वनि निकलती है। हमने देखा है स्कूल्स में जो बेल लगी होती है वो लोहे आयरन की बनी होती है, और एक हैमर होता है, जब हम हथौड़े से उसको पीटते हैं तो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है।
जबकि अधातुओं में इस तरह का कोई गुण नहीं होता। सामान्यतः धातु जो होते हैं वो द्रव विलायकों में विलय नहीं होती हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो द्रव विलायकों में विलय होते हैं। धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती है। जो धातु रहेगा उसी धातु का ऑक्साइड बनेगा, और जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जैसे सोडियम है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा जिसकी प्रकृति क्षारीय है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर कर अम्लीय ऑक्साइड निर्मित करती है, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा, और जिनकी प्रकृति अम्लीय है। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती हैं। हाइड्रोजन से क्रिया, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया नहीं दर्शाती हैं, लेकिन इसके विपरीत अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके स्थायी यौगिक का निर्माण करती हैं। अब हम भौतिक गुण पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। धातु अक्सर सख्त होते हैं और रूम टेम्परेचर मीन्स कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम इसका एक अपवाद है, क्योंकि वह कठोर नहीं होता बल्कि भंगुर होता है। सीजियम और गैलियम भी इस तरह के धातु हैं जो मुलायम होते हैं। अगर इन दोनों धातुओं को हम अपनी हथेली पर रखें तो हमारे शरीर की गर्मी पाकर ही ये हमारी हथेली पर द्रव में बदल जाते हैं। मरकरी जो कि पारा है वो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहता है। धातु में एक खास चमक होती है जिसे हम मेटेलिक लस्टर या मेटेलिक शाइन कहते हैं, या फिर धातुई चमक। धातु में तन्यता या डक्टिलिटी होती है, जिसके कारण धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि सोने के, कॉपर के। धातुएं आघात बधर्य या मेलेबल होती हैं, जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली शीट बनाई जा सकती है। लोहे की चादरों का निर्माण हमने देखा है, एल्यूमिनियम की पतली चादरों का निर्माण हमने देखा है। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, इसीलिए धातु का उपयोग बर्तन और बिजली के तार बनाने में होता है। हमने अपने घरों में सबने एल्यूमिनियम के बर्तन देखे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है और वो विद्युत की सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक है। धातु ध्वनिक या सोनोरस होते हैं, इसलिए जब भी हम किसी धातु पर प्रहार करते हैं तो उसमें से एक खास तरीके की ध्वनि निकलती है। एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसके लिए हमने एल्यूमिनियम या कॉपर का एक तार ले लिया है। क्लैंप आप देख सकते हैं, स्टैंड है, स्टैंड के नीचे क्लैंप लगा हुआ है। क्लैंप की मदद से हमने ये तार जो है इसको यहाँ पे टाई कर लिया है। तार के खुले हुए सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पिन को हमने चिपका दिया। आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे जो तार का सिरा है, वहाँ पर जो खुला सिरा है वहाँ पर हमने एक पिन लगा दी है मोम की सहायता से। स्पिरिट लैम्प, मोमबत्ती या बर्नर, इसमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी हेल्प से क्लैंप के निकट से हम तार को गर्म करना शुरू करते हैं, मतलब उसके खुले सिरे से नहीं, दूसरे सिरे से। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि मोम पिघल जाती है और जो पिन वहाँ पे हमने लगाई थी मोम की सहायता से वो नीचे गिर जाती है। हमने इस तार का दूसरा सिरा गर्म किया, लेकिन धीरे धीरे ये जो इसका खुला हुआ सिरा था ये भी गर्म हो गया। इसका मतलब ऊष्मा जो थी वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई है। इसी एक्सपेरिमेंट से हम ये इसलिए प्रूव कर पाते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये यहाँ पर इसका अपवाद है। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है।
ये शो करने के लिए कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। हमने ये सेटअप लिया है, एक विद्युत सर्किट परिपथ हमने तैयार कर लिया है। इसमें हमने बैटरी का उपयोग किया है। बैटरी के साथ एक बल्ब लगा दिया गया है क्लिप्स की सहायता से। एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए और क्लिप लगी हुई है ए और बी। वो क्लिप जो एक तरफ से स्विच से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ से बैटरी से। जिस भी धातु की हमें जांच करनी है कि वे विद्युत का सुचालक है या नहीं है, उसे परिपथ में टर्मिनल ए और बी के बीच में हम लगा देंगे। और अगर बल्ब जलता है तो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो हमने धातु यहाँ लिया है या फिर जो भी हमने यहाँ लिया है वो विद्युत का सुचालक है या फिर नहीं। अधातु के भौतिक गुण क्या हैं? अधातु अक्सर भंगुर होते हैं। वे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हीरा उसका एक अपवाद है, क्योंकि अभी तक जितने भी पदार्थों की हमें जानकारी है उसके अनुसार हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन कुछ ग्रे कलर का होता है मेटेलिक लश्यर के साथ। आयोडीन इसका एक अपवाद है। अधातु नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल का मतलब ये है, ना ही तो उनको हथौड़े से पीट के चादरों में बदला जा सकता है और ना ही उनके लंबे तार खींचे जा सकते हैं। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और यहाँ पर ये इसका अपवाद है। कुछ अपवाद यहाँ दिए हुए हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और इन धातुओं का गलनांक भी जो है वो अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अगर हम इसे अपनी हाथ की हथेली पर रखें तो ये उसी शरीर के तापमान से ही पिघलने लगती हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें हम चाकू से भी सरलता से काट सकते हैं और इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए नेक्स्ट अब हम इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है अम्लराज, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अम्लराज इंग्लिश में कहते हैं एक्वारिजिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शाही जल या फिर नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कई अम्लों का एक मिश्रण है। यह अत्यंत संचारक अम्ल है। तुरंत बना अम्लराज तो रंगहीन होता है, किंतु कुछ देर बाद इसका कलर नारंगी हो जाता है और इससे धुआं निकलता रहता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का ताज़ा मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। इसे प्राय 1 और 3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। 1 और 3 के अनुपात का मतलब है कि 1 अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल का और 3 अनुपात जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लेते हैं। इसे अम्लराज या एक्वारिजिया नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह स्वर्ण, सोना और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है, जबकि और बहुत सी कई ऐसी धातुएं हैं जिन्हें ये नहीं गला पाता, जैसे टाइटेनियम, इरिडियम, रुथेनियम, प्लेटिनम एंड ऑस्मियम और रेडियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण। धातुओं का दहन। ज़्यादातर धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण जैसे कॉपर को जब हवा में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो काले रंग का होता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं नीचे समीकरण Cu+O2, Cu कॉपर है, O2 ऑक्सीजन,
CuO कॉपर का ऑक्साइड बना है। जब एल्यूमिनियम को हवा में गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3। ये जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं Cu के आगे 2 और CuO के आगे 2, ये हमने जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया है इसलिए लिखे गए हैं, जो कि हम इसके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पहले ही सीख चुके हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड अक्सर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अधिकतर मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति दिखाते हैं, और वैसे ही ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से प्रतिक्रिया करते हैं और सॉल्ट तथा जल बनाते हैं, मतलब लवण और जल बनाते हैं। रिएक्शन देखिए, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, वह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाता है और H2O जल बन जाता है, लवण बनता है और जल। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो NaAlO2 का लवण बनता है और H2O जल। ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम का ऑक्साइड, दोनों ही जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्षार बना लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अलग अलग धातु की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया अलग अलग गति से होती है। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे उनमें आग भी लग जाती है। गलती से आग लगने से रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। कुछ धातु रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान पर अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। ऐसी धातु पर बनी ऑक्साइड की परत से इनका आगे का ऑक्सीकरण रुक जाता है और इसे कोरोजन की रोकथाम होती है। आयरन गर्म करने पर भी नहीं जलता है, लेकिन लोहे की छीलन को जब फ्लेम पर छिड़का जाता है तो वह तेजी से जलती है। कॉपर को गर्म करने पर वह जलता नहीं है, लेकिन कॉपर के बनने के कारण, कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण काले रंग का हो जाता है। सोना और चांदी तो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, और जो धातु ऑक्साइड यहाँ बनता है जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज अथवा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल ही प्रज्वलित हो जाती है। के पोटेशियम H2O जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। इसी तरह से सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति की होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। Ca कैल्शियम है। H2O जल के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं
तो CaOH को होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। एल्यूमिनियम Al H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसे ही हमारे पास आयरन है Fe, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बनती है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। भिन्न धातु जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है, ये हम इस चित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रियाशील होते हैं, जबकि मैग्नीशियम जो है वो सिर्फ गर्म जल के साथ ही क्रिया करता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक केवल भाप के साथ ही क्रियाशील हैं। लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर जल के साथ किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए एक प्रयोग है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम इस प्रयोग को। हमने एक स्टैंड की सहायता से परख नली को टाई कर लिया है। इस परख नली में हमने दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया है। इसके हमने ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया है और प्रवाह नली को साबुन के विलयन के घोल में छोड़ दिया है। जब हम इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ के रखेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है? परख नली में हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है H2SO4 और दानेदार जिंक Zn H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस साबुन के विलयन में आएगी और यहाँ से जो साबुन के बुलबुले हैं उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर के ये भरे हुए बुलबुले ऊपर की ओर उठने लगेंगे। इनके अंदर हाइड्रोजन गैस है या फिर नहीं, इसकी जांच के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती इसके इन बुलबुलों के पास लेकर आएंगे। ये जो जलती हुई मोमबत्ती है ये फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, जिससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। हमने यहाँ पर साबुन का विलयन लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिंपल वाटर लेते, साधारण जल लेते, तो उसके साथ इस तरह से बुलबुले नहीं बन पाते हैं। पूर्णतया तो हाइड्रोजन जल में विलय नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से वो जल में विलय हो जाती है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया किस तरह से होती है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। हमने 2 परख नली ले ली हैं और परख नली स्टैंड में उन्हें सेट कर दिया है। पहली परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और दूसरी परख नली में हमने आयरन सल्फेट का विलयन लिया है।
धागे की सहायता से पहली परख नली में हमने लोहे की कील को डुबा दिया है और दूसरी परख नली में हमने तांबे के तार को डुबा दिया है। 20 मिनट तक हम इस सेपरेटर्स को इसी तरह से रखेंगे और उसके बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या पाएंगे कि ये जो पहला वाला हमने विलयन लिया है कॉपर सल्फेट का, ये नीले रंग का होता है, लेकिन जब 20 मिनट बाद हम इसे देखेंगे तो ये हल्के हरे रंग का हो जाता है। वो फेरस सल्फेट के बनने के कारण होता है। इसका मतलब ये है कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को ही विस्थापित कर दिया है और इसी तरीके की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड परख नली में जिसमें हमने आयरन सल्फेट का विलयन लिया है और तांबे का तार डाला है, ये रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी और तांबे का तार जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसे समझने के लिए हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझने की ज़रूरत है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो भी धातुएं हैं वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। चांदी एवं सोना, जो कि इस सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, अत्यंत अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। यह धातुएं जल एवं उनके साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ये सक्रियता श्रेणी जो है वो तत्वों की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो ऊपर हैं और जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो नीचे की ओर हैं। धातु की सक्रियता की तुलना उनके द्वारा जल, ऑक्सीजन तथा अम्लों के साथ अभिक्रियाओं द्वारा करते हैं, परंतु सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुओं की सापेक्ष सक्रियता ज्ञात करने के लिए विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग हम करते हैं। अधिक सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करती है। जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था और उसमें हमने आयरन की एक कील जो है उसे डुबाया था, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देती है और फेरस सल्फेट का विलयन बनाती है। इसका अर्थ ये है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। हम इस में से श्रेणी में से इस सक्रियता श्रेणी में से उसको देख सकते हैं। कॉपर जो है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे की ओर आता है, जबकि आयरन जो है वो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है। इसीलिए उसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया था। इसके विपरीत यदि आयरन सल्फेट विलयन में कॉपर का टुकड़ा डालें तो किसी तरह की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रयोगों को करके धातुओं को उनके सक्रियता क्रम में व्यवस्थित हम कर लेते हैं और ऐसी श्रेणी को जिसमें सामान्य धातुओं को उनके घटते हुए सक्रियता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी हम उसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई विश आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।